गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नई ऊर्जा के साथ एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम रहेगा प्रिज्म। तो फटाफट पेन और कॉपी निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। तो टॉपिक जैसे कि आप लोगों को बता दिए हैं, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है प्रिज्म। तो ये प्रिज्म सबसे पहले होता क्या है इसको जानना पड़ेगा। प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म दो समतल तलों से घिरा हुआ किसी कोण पर झुके पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो होता है वह दो समतल तल से घिरे हुए और किसी कोण पर झुके हुए, मतलब ये तल और ये तल किसी कोण पर झुका रहेगा, ये किसी कोण पर झुका रहेगा, ठीक। और इस माध्यम को, यह अगर पारदर्शक माध्यम होगा, पारदर्शक माध्यम कहने का मतलब जिससे प्रकाश की किरणें आर पार जा सकती हो, उस तरह के माध्यम को हम लोग पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो इस तरह के चीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म का डिफिनेशन लिख रहे हैं कि प्रिज्म का डिफिनेशन क्या होगा? किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो ये होता है प्रिज्म का डिफिनेशन। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल तल से घिरे पारदर्शक माध्यम को क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रिज्म, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल तलों से घिरे पारदर्शक माध्यम को क्या कहेंगे? पारदर्शक माध्यम को कहते हैं प्रिज्म। तो ये है क्या? ये है एक प्रिज्म। यह इधर से एक तल और यह एक कोण पर झुका हुआ है, और इससे यदि प्रकाश की किरणें आर पर चली जाएगी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे प्रिज्म, ठीक। तो ये है हम लोग का प्रिज्म। प्रिज्म का जो दो तल होता है, जिस कोण पर झुका होता है, ठीक, यानी कि इस वाले कोण को बोलते हैं प्रिज्म का कोण। इस वाले कोण को क्या बोलते हैं? प्रिज्म का कोण, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक। और इस एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ए फॉर होगा क्या? एंगल ऑफ प्रिज्म। आई बात समझ में कि प्रिज्म क्या होता है। खैर, अब हम लोगों को पढ़ना है कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्तन कैसे होता है। हम लोग वर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में टकराती है तो माध्यम के प्रकाशीय घनत्व में अंतर होने के कारण प्रकाश की किरणें कभी अभिलंब से दूर चली जाती है तो कभी अभिलंब से पास आ जाती है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्तन या फिर अपवर्तन कहते हैं। तो प्रिज्म जो होता है एक 3D स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब हम लोग इसका वर्तन वगैरह देखेंगे तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे 2D स्ट्रक्चर को, यानी कि हम लोग कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसी को हम लोग समझेंगे क्या कि यही प्रिज्म है। हमेशा 3D स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। आई बात समझ में ना? तो ये क्या है? इसको हम लोग मान लेंगे कि प्रिज्म है। फटाफट इस डिफिनेशन को उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी प्रिज्म के द्वारा वर्तन जो है वो कैसे होता है। प्रिज्म से होकर प्रकाश का वर्तन, ठीक। प्रिज्म से होकर प्रकाश का वर्तन। तो यदि यह एक प्रिज्म है, ठीक, यह क्या है? एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म का नाम दे रहे हैं, नाम ABC। इस प्रिज्म का नाम ABC। तो इससे वर्तन कैसे होगा?
तो प्रिज्म कांच के तल से बना होता है, कांच का होता है, ठीक है, या फिर किसी और माध्यम का भी हो सकता है। कांच लिए अभी हम, तो कांच, अब इससे हम प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे। अब इससे हम क्या गुजार रहे हैं, इससे अब हम गुजार रहे हैं प्रकाश की किरण को। तो ये है प्रकाश की किरण, इससे वह टकराया और टकराने के बाद ये चूंकि कांच है तो यह टकरा कर क्या होगा, वर्तित हो जाएगा। यह टकरा कर क्या होगा, वर्तित हो जाएगा। अब वर्तित जो होगा, अगर हम इसके ऊपर एक अभिलंब खींचेंगे, इसके ऊपर यदि हम अभिलंब खींचेंगे तो ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। वायु, इधर में वायु है तो वायु है विरल माध्यम और ये क्या है, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरणें जो है अभिलंब के पास आ जाती है। ये नियम था। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन मतलब ज़्यादा घना, और कांच जो है वो घना होता है। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। तो अभिलंब के ये क्या होगी, पास चली आएगी, इधर की तरफ मुड़ जाएगी। ये जाना चाहती थी ऐसे सीधे, तो ये कहाँ चली जाएगी, अभिलंब के पास मुड़ जाएगी। अभिलंब के पास मुड़ गई, आई बात समझ में ना। अब फिर से इधर है सघन और बाहर की तरफ है विरल। अगर हम इसके ऊपर फिर से एक अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण को अभिलंब बोलेंगे, सीधा बात, नो बकवास, ठीक है। तो फिर से जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से इस पर फिर क्या होगी, दूर जाएगी। अभिलंब से क्या होगी, दूर जाएगी। तो ये हुआ प्रकाश का वर्तन। ये क्या हुआ, प्रकाश का वर्तन। ध्यान से देखिए, प्रकाश की किरणें जा रही थी ऐसे सीधा, प्रकाश की किरणें जा रही थी ऐसे सीधा, लेकिन जैसे हम लोग प्रकाश की किरणों के रास्ते में एक हम प्रिज्म लाकर रख दिए तो प्रकाश की किरणें अपने पथ से, अपने रास्ते से कितना ज़्यादा भटक गई। बहुत जा रही थी इतना, लेकिन इतना ज़्यादा भटक गई। जा रही थी इतना, लेकिन ऐसे भटक गई। जा रही, प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही है, जा रही है, जा रही है। जैसे ही हम लोग इसके माध्यम में रख देंगे एक प्रिज्म को तो किरणें क्या होगी, अपने रास्ते से यूं ऐसे मुड़ जाएगी। कैसे मुड़ेगी, यूं मुड़ जाएगी। तो कितना डिग्री कोण पर वो मुड़ रही है, कितना डिग्री कोण पर वो मुड़ रही है, यानी कि वो मुड़ रही है इतना डिग्री कोण पर, यही ना, इतना डिग्री कोण पर मुड़ रही है। अगर इसको हम पीछे की तरफ यूं ऐसे मिलाएंगे, इसको हम लोग पीछे की तरफ ऐसे यूं मिलाएंगे तो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण सबके सब बराबर होता है, यही ना हुआ। तो प्रकाश की किरणें जा रही थी ऐसे सीधे, लेकिन अपने रास्ते से यहाँ से ऐसे मुड़ गई। जा रही थी प्रकाश की किरणें ऐसे सीधे, लेकिन अपने रास्ते से यूं ऐसे मुड़ गई। तो कितना डिग्री कोण पर झुकी, तो जितना वो झुक रही है, जितना वो मुड़ रही है, जितने कोण पर वो मुड़ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। उसको हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं, विचलन कोण, ठीक है। उस कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण, और विचलन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। ये जो साइन होता है, किस चीज़ का साइन होता है, डेल्टा का साइन होता है। विचलन कोण को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, डेल्टा से। आई बात समझ में ना, ठीक। तो ये जो हम लोग का कोण है वो कोण क्या है, विचलन कोण है। आया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये लंब है। तो आपतित किरण और लंब के, अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। आ रहा है समझ में, आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आई से, ठीक। ये है हम लोगों का वर्तित किरण और इसको बोलते हैं हम लोग अभिलंब। तो वर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको, उस कोण को बोलते हैं वर्तन कोण, और वर्तन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। आ रहा है ना समझ में, ठीक ठीक। इसी तरह से इधर से किरण निकल रही है, अच्छा ठीक ठीक, इसको I1 R1 मानेंगे, और क्यों I1 इसको मानेंगे और इसको R1 मानेंगे, क्योंकि इधर की तरफ हम लोग को वो जरूरत पड़ने वाला है। आई बात समझ में ना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से फिर से किरणें जो है वर्तित होकर बाहर की तरफ निकल रही है। यहाँ से किरणें फिर से वर्तित होकर कहाँ की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। तो देखिए इस कोण को, अच्छा ये तो हो गया कौन सा किरण, आपतित किरण, और इस किरण को कौन सा किरण बोलते हैं, निर्गत किरण।
ये आपतित किरण, ये वर्तित किरण, और इसको बोलेंगे निर्गत किरण। निर्गत किरण, इसको कौन सा किरण बोलेंगे? निर्गत किरण। तो इसको बोलेंगे हम लोग R2, और ये जो कोण होगा यहाँ पर, इसको बोलेंगे I2। इसको कौन सा कोण बोलेंगे? I2। ठीक है, इसको बोलेंगे I2। अब ये जो विचलन कोण होता है यानी कि डेल्टा, जो विचलन कोण होता है डेल्टा, वो बराबर होता है। विचलन कोण जो होता है डेल्टा, वो बराबर होता है I1 प्लस I2 माइनस AK। किसके बराबर होता है? I1 प्लस I2 माइनस AK। ये विचलन कोण का वैल्यू होता है। डेल्टा बराबर होता है I1 प्लस I2 माइनस AK। I1 प्लस I2 माइनस A बराबर विचलन कोण होगा। और कैसे होगा, इसी चीज को हम लोगों को प्रूफ करना है, और यही एग्जाम में आता है 3 मार्क्स का। तो उस चीज को ही आज हम लोग प्रूफ करना सीख जाएंगे, और बहुत ही आसान तरीकों में सीखेंगे। पहले क्या क्या चीज हुआ ये तो पता चल गया ना। चलिए इसका नामकरण अब कर लेते हैं, हर एक पॉइंट पर जहाँ पर पॉइंट वगैरह जो है मिल रहा है। ठीक, इस किरण को हम बोल रहे हैं P, इसको बोल रहे हैं, इस बिंदु को बोल रहे हैं, चलिए इसको O बोल दे, नहीं, P Q R, यहाँ पर S, इसको बोल दिए T। ठीक, इसको बोल रहे हैं O, यहाँ पर हो जाएगा M, यहाँ पर हो जाएगा N। चलिए बहुत बढ़िया। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या क्या हम लोग करेंगे? किस चीज को प्रूव करने के लिए? इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, इसको जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, अच्छा इसको मान लेते हैं, पहले जो जो काम किए हैं वहां पर मान ले रहे हैं कि माना ABC एक प्रिज्म है, तथा इस प्रिज्म के AB सतह पर PQ किरण वर्तित होती है, तथा MN क्या है? अभिलंब है। ठीक उसी तरह से जो TS किरण कौन सा किरण होगा? TS किरण निर्गत किरण होगा, निर्गत किरण है, तथा जो AC सतह से निकल रही है। ठीक, आई बात समझ में ना? ठीक है, तो ये सब मान लिए। अब इस चीज को प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 3 पार्ट में इसको प्रूव करेंगे। पहले हम लोग एक ट्राइंगल लेंगे, और वो ट्राइंगल कौन सा होगा? ये ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा? ये ट्राइंगल होगा। ठीक है ना? तो चलिए, अच्छा इसको प्रूव करने के लिए आप लोग को एक और बात ये बता दे रहे हैं कि यदि 2 रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करती है, ठीक, यदि 2 रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करती है वहाँ पर कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी कोण का निर्माण हुआ है। एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। ठीक है, और इन कोणों में से जो आमने सामने का कोण होता है उसको बोलते हैं हम लोग सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। यानी कि ये कोण आमने सामने का कोण है, इसको बोलेंगे सम्मुख कोण, इसको बोलेंगे सम्मुख कोण, और ये कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण आपस में बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये कोण दोनों 60 डिग्री होगा तो ये कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री। आई बात समझ में ना? ठीक, तो इस तरह से जो सम्मुख कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ध्यान से अगर देखिएगा तो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, आपस में इस बिंदु पर कट कर रहे हैं,
ठीक है ना, आपस में इस बिंदु पर कट किए तो इस बिंदु पर जो कोण बनेगा वो आपस में बराबर होगा। तो देखिए जो इस बिंदु पर जो सम्मुख कोण बनेगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण है, उसी तरह से इस बिंदु का सम्मुख कोण कौन क्या है, एक ये है और एक ये है। इस बिंदु का सम्मुख कोण क्या है, इस बिंदु का सम्मुख कोण एक ये है और एक ये है। ठीक है, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। आ रहा है समझ में, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर। यानी कि अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक I1 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, I1। आए समझ में ना, अगर ये I1 तो ये भी क्या हो गया, I1। अच्छा, अब ये I1 है और ये R1 है तो ये क्या होगा, ये यदि I1 और ये R1 तो ये यदि I1 और ये भी I1 पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक I1 और ये R1 तो ये क्या होगा, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं I1 माइनस R1, I1 माइनस R1 लिख ही सकते हैं। अगर हमको इस कोण का वैल्यू निकालना है तो इस पूरे में से इस कोण को घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा। आ रहा है ना समझ में, चलिए बढ़िया। अच्छा, ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक रेखा है और यहाँ पर एक रेखा है, तो ये और ये जो कोण होगा, ये कोण और ये जो कोण होगा वो कोण कौन सा कोण होगा, सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये यदि I2 तो ये भी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, I2। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक I2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक R2, तो ये वाला कोण कौन सा कोण होगा, तो ये जो कोण होगा वो कोण होगा, बताइए आप ही लोग, क्या इस वाले कोण को हम I2 माइनस R2 लिख सकते हैं, इस वाले कोण को हम I2 माइनस R2 लिख सकते हैं, दिख रहा है, ठीक, I2 माइनस R2 लिख सकते हैं, अच्छी बात है। तो ये हुआ हम लोग का I1 माइनस R1 और ये हुआ हम लोग का I2 माइनस R2। आया समझ में, ठीक है। अब हम लेते हैं त्रिभुज OQT में, OQT में, इस त्रिभुज में। तो देखिए ये त्रिभुज है, ठीक। तो इस त्रिभुज का ये जो कोण होगा वो ये कोण और ये कोण के योगफल के बराबर होगा, ठीक। इस त्रिभुज का ये जो कोण होगा वो इस कोण और इस कोण के योगफल के बराबर होगा। बहिष्कोण जो होता है वो बराबर होता है इस कोण के और इस कोण के योगफल के। आ रहा है समझ में ना, चलिए। तो क्या हम लोग इसमें, अच्छा ये जो कोण है वो कोण क्या है, डेल्टा है, यही ना, ये जो कोण है वो कोण क्या है, डेल्टा है। तो त्रिभुज OQT में हम लोग क्या ये लिख सकते हैं कि डेल्टा बराबर होगा I1 माइनस I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, क्योंकि अगर ध्यान से देखिएगा तो ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का जो ये कोण है, ये एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का जो ये कोण है एक बहिष्कोण है। तो जो बहिष्कोण होगा वो बराबर होगा, जो बहिष्कोण होगा वो बराबर होगा ये कोण और ये कोण के। तो ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा इस कोण के और इस कोण के, ये जो कोण होगा वो बराबर होगा इस कोण के और इस कोण के। आया समझ में ना। तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा बराबर लिख सकते हैं I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो I1 को एक जगह कर ले रहे हैं प्लस R2, ठीक है, I1 प्लस I2 और इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिए, क्या बचा R1 प्लस R2, माइनस कॉमन लिए तो जो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये एक त्रिभुज हो गया। अब हम लोग लेंगे, ये पहला एक त्रिभुज ले लिए, अब हम लोग लेंगे एक ये वाला त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज, ये और ये, ठीक है ना। तो इस बार हम लोग ले रहे हैं त्रिभुज, ध्यान से देखिए, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज QNT में, त्रिभुज QNT में। अच्छा, तो अपने को ये कोण पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक R1, यहाँ से लेकर यहाँ तक R2, तो ये कोण क्या होगा, ठीक है, यानी कि कोण n बराबर क्या होगा। क्या हम कोण n बराबर लिख सकते हैं
180 माइनस R1 प्लस R2। हाँ, लिख सकते हैं। अपने को पता है कि किसी त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल 180 होता है, जिसमें से अपने को 2 कोण दे दिया गया है, ये कोण दिया गया है और ये कोण दिया गया है। तो इस कोण का अगर वैल्यू निकालना है तो 180 में से इन दोनों कोणों को घटा देंगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल, बहुत स्लो बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। अगर हम लोगों को ये वाला कोण निकालना है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो ये कोण निकालना है तो इसको अगर घटा देंगे 180 में तो ये वाला कोण निकल जाएगा। आए समझ में ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो एंगल n बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस R1 प्लस R2। इसको निकालने के लिए 180 में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो होता है 180। ये भी हो गया हम लोगों का। आया समझ में ना? ये भी हम लोगों का हो गया। अब हम लोग लेंगे एक चतुर्भुज। क्या लेंगे? एक चतुर्भुज। और वो जो चतुर्भुज होगा वो ये और ये होगा। आ रहा है ना समझ में? ये होगा, ये और ये होगा। ये होगा चतुर्भुज। ये क्या होगा? चतुर्भुज। तो इस बार ले रहे हैं हम क्या? चतुर्भुज AQNT में। ठीक, चतुर्भुज AQNT में। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360, यानी कि ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण। आया समझ में ना? तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल AQN प्लस एंगल N प्लस एंगल ATN। ठीक है, ये एंगल लिए हैं, ये एंगल लिए हैं और एक ये एंगल लिए हैं। ठीक है ना? ये दो, और ये सब किसके बराबर होगा? ये सब बराबर होगा 360 डिग्री के। ये सब के सब किसके बराबर होगा? ये सब के सब बराबर होगा 360 डिग्री के। अरे समझ में ना? चलिए, अब एंगल A का वैल्यू पता नहीं है, एंगल A बराबर एंगल A लिख दिए। ठीक, प्लस इसका वैल्यू पता है क्या? एंगल AQN, यानी कि ये वाला एंगल। तो ये वाला जो एंगल है उसका वैल्यू कितना है? ध्यान से देखिएगा। तो ये लाइन और ये लाइन, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये लाइन और ये लाइन, दोनों के बीच का एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो इसके जगह पर हम 90 डिग्री लिख दें। बहुत बढ़िया। प्लस एंगल n का जस्ट वैल्यू हम लोग अभी भी निकाले हैं 180 माइनस R1 प्लस R2। अब बात करते हैं इस वाले एंगल का, एंगल ATN। एंगल ATN यानी कि ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल कितना है? तो ये वाला जो एंगल है, एक ये और एक ये लाइन और एक ये लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? ऐसे देखो, कैसे भी देखो, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? घुमा दे रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये लाइन और ये लाइन, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री भाई, कितना? 90 डिग्री। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर भी हम लोग लिख सकते हैं प्लस 90 इक्वल टू 360। आया समझ में ना? आया ना समझ में? ठीक है। अब देखिए एंगल A प्लस 90 प्लस 90 प्लस 180 इक्वल टू 360, यानी कि माइनस R1 प्लस R2 प्लस 360, इसको जोड़ देंगे इक्वल टू 360। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। एंगल A बराबर एंगल A माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 360। इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में इक्वल टू, इसमें से इसको घटेगा तो ये 0 बच जाएगा। अब एंगल A का वैल्यू कितना आया? ये इधर प्लस माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो R1 प्लस R2। एंगल A का वैल्यू आया ये। एंगल A का वैल्यू कितना आया? ये। अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है
तो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो प्रिज्म का कोण निकल जाएगा। आ रहा है समझ में ना, किसका कोण निकल जाएगा, प्रिज्म का कोण। अब एंगल ए का वैल्यू पता चल गया। अब इस एंगल ए के वैल्यू को, मतलब इसके वैल्यू को, इसके बराबर क्या होता है एंगल ए, तो इसके जगह पर हम लोग इस इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोलेंगे, और ये जो अपना आया है वो इक्वेशन यदि 3 आया है तो यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 3 के मान को 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए 1 में रख रहे हैं, डेल्टा बराबर होता है I1 प्लस I2 माइनस, अब क्या है R1 प्लस R2 ना, और R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, एंगल है, तो इसकी जगह पर हम एंगल ए लिख दिए। इसी चीज़ को ना प्रूव करने के लिए बोला था, हो गया प्रूव्ड, ठीक है, हो गया प्रूव्ड। आई बात समझ में ना। तो कैसे प्रूव करना है, यही आता है अपने को 3 मार्क्स का। क्या है, क्या किए, सबसे पहले एक प्रिज्म लिए, प्रिज्म से एक किरण गुजारे, और जो किरण गुजारे हैं वो सघन से विरल में जाएगा तो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, सॉरी विरल से सघन में जाएगा, अभिलंब के पास आएगा, फिर सघन से विरल में जाएगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा। तो इसको बोलेंगे आपतित किरण और इसको बोलेंगे निर्गत किरण, इसको आपतन कोण और इसको बोलेंगे निर्गत कोण। अब इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, और एंगल ऑफ प्रिज्म का क्या होता है रिलेशन, एंगल ऑफ प्रिज्म और विचलन कोण में क्या संबंध होता है, I1 प्लस I2 माइनस ए, और इसी चीज़ को क्या करना है अपने को प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे अलग अलग चरणों में। सबसे पहले हम लोग इस कोण का वैल्यू निकालेंगे और इस कोण का वैल्यू निकालेंगे, और दोनों का वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, ये सम्मुख कोण से जो होता है, सम्मुख कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है। आ रहा है समझ में ना। तो ये यदि I1 होगा तो ये पूरा I1, जहाँ से यहाँ से का वैल्यू पता है R1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा I1 माइनस R1। अगर ये पूरा I2 होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक I2, और यहाँ ये वाला वैल्यू पता है हम लोग को R2, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा I1 माइनस R2। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, इसका वैल्यू कितना होगा I2 माइनस R2, ठीक ना। बस इसके बाद हम लोग एक त्रिभुज लेंगे ये, और उसमें हम लोग एक त्रिभुज के प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, बहिष्कोण बराबर होता है इन दोनों कोणों के योगफल के। तो ये दोनों कोणों का जो योगफल होगा, यानी कि ये जो बराबर डेल्टा होगा वो होगा ये कोण प्लस ये कोण के, ये दोनों कोणों के योगफल के। यहाँ से फिर उसके बाद हम लोग ये एक त्रिभुज लेंगे, और इस त्रिभुज में हम लोग एंगल एन का वैल्यू पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 होता है, और 180 में से अगर इन दोनों को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। फिर हम लोग एक चतुर्भुज लेंगे, और वो चतुर्भुज क्या होगा AQNT, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360, तो चारों कोणों को जोड़ेंगे 360 के बराबर देंगे, और उसके बाद सबका वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, और सॉल्व करके हम लोग एंगल ए का वैल्यू निकालेंगे, और एंगल ए के मान को फिर से समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे हम लोग को डेल्टा और एंगल ऑफ प्रिज्म में रिलेशन निकल जाएगा। आया समझ में ना। क्वेश्चन यही पूछता है कि एंगल 1 मार्क्स में अगर पूछता है कि विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में क्या संबंध है, तो ये संबंध है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विचलन कोण जो है वो किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। विचलन कोण किसे कहते हैं तो पता है ना। विचलन कोण कौन सा कोण होता था, अगर ये हम लोगों का प्रिज्म था, ये हम लोग का प्रिज्म, ये आपतित किरण, ये वर्तित किरण, और ये निर्गत किरण। आपतित किरण को आगे बढ़ा रहे हैं, निर्गत किरण को पीछे बढ़ा रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो कोण बनता था उस कोण को बोलते थे विचलन कोण। और यह विचलन कोण किस चीज के ऊपर निर्भर करता है, इस चीज को अभी बताएंगे। बताने के पहले वो वाला ड्राइंग फिर से बड़ा करके बना दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से बना पाओ, ठीक। तो ये हुआ अभिलंब, इधर में ये आया अभिलंब। अगर ये जो कोण है R1 और इसको बोलेंगे R2, तो ये जो हो जाएगा, अच्छा ये है I1 और ये है I2, तो इसको बोलेंगे I1 माइनस R1 और इसको बोलेंगे I2 माइनस R2। आया समझ में ना। और ये क्या है, O है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हो जाएगा N। नाम हम फिर से अलग अलग चेंज हो ही सकता है। अच्छा A B C, यहाँ पर हम P Q R, यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं S T, यहाँ पर M N, बस हो गया। अब यह विचलन कोण किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। तो विचलन कोण
निम्नलिखित कारकों के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले, यदि वर्तनांक अधिक होगा तो विचलन कोण भी अधिक होगा। आ रहा है ना समझ में? यदि वर्तनांक अधिक होगा तो विचलन कोण भी क्या होगा? अधिक होगा। वर्तनांक किसको कहते हैं? साइन आई और साइन आर के मान को वर्तनांक कहते हैं। और यह वर्तनांक यदि ज्यादा होगा तो विचलन कोण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा, विचलन कोण डिपेंड करता है प्रिज्म के कोण के ऊपर। यदि प्रिज्म का कोण अधिक होगा तो विचलन कोण भी अधिक होगा। ठीक है, प्रिज्म के कोण का मान अधिक होगा तो विचलन कोण भी अधिक होगा। अगर प्रिज्म का कोण का मान छोटा है, मतलब कि अगर हम लोगों का प्रिज्म इतने कोण पर झुका हुआ है तो विचलन कोण कम होगा। अगर यही कोण अगर बढ़ा देंगे तो विचलन कोण भी ज़्यादा हो जाएगा। जो पहले इतना विचलन कोण था वो अब और ये एंगल जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में? और ये कब बढ़ेगा? यदि प्रिज्म का कोण ज़्यादा हो जाएगा। प्रिज्म का कोण यदि ज़्यादा हो जाएगा तो विचलन कोण भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। आई बात समझ में ना? फिर तीसरा क्या कंडीशन है कि भिन्न भिन्न रंगों का विचलन कोण जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न रंगों का विचलन कोण भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि अगर इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब हम लोग सफ़ेद प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो सफ़ेद प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना? और वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? प्रकाश की किरण 7 रंगों में बढ़ती है। तो जब 7 रंगों में बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा जो विचलन कोण होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो विचलित होती है वो बैगनी रंग, और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का। तो भिन्न भिन्न रंगों का विचलन कोण भी भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न रंगों का विचलन कोण भी क्या होता है? भिन्न भिन्न, जिसमें से बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज़्यादा और लाल रंग के विचलन कोण जो होता है वो सबसे कम होता है। बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज़्यादा तथा लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। सबसे कम होता है क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के रंगों का जो वेग होता है वो भिन्न भिन्न होगा। लाल का कुछ और होगा, बैगनी का कुछ और होगा, जिसके कारण वर्तनांक में भी डिफरेंस आएगा। और वर्तनांक में यदि डिफरेंस आएगा तो विचलन कोण में भी डिफरेंस आएगा। आ रहा है ना समझ में? तो विचलन रंग, बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज़्यादा। अगर ये हम लोगों का प्रिज्म है और इस प्रिज्म से सफ़ेद प्रकाश की किरण को हम लोग गुजारेंगे तो वह सफ़ेद प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वह सफ़ेद प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जिसमें से सबसे नीचे रहेगा बैगनी और सबसे ऊपर रहेगा रेड। देखिए, अगर रेड का विचलन कोण इतना है और बैगनी का विचलन कोण इतना है। आ रहा है ना समझ में? तो किसका विचलन कोण ज़्यादा हुआ? बैगनी का विचलन कोण ज़्यादा हुआ। तो अलग अलग रंगों का विचलन कोण भी अलग अलग होता है। तो ये हुआ हम लोगों का प्रिज्म कंप्लीट। इसके बाद का टॉपिक रहेगा हम लोगों का वर्ण विक्षेपण। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।